बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम students. I hope you all are fine. Today we are going to study, you can say we are going to start chapter number 7, that is properties of matter. So first of all we should discuss about students learning outcomes कि इसको पढ़ने से आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जो आप आसानी से देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और अपनी डेली रूटीन में अप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ने से ये पता चलेगा कि आपके पास जो है मैटर जब 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, वैसे तो वो 4th स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसको 3 स्टेट में एग्जिस्ट करने की बात करते हैं। उसके बाद आप इस चैप्टर में प्लाज्मा पढ़ेंगे जो कि 4th स्टेट ऑफ मैटर है। हम यूजुअली छोटी क्लासेस हम 3 ही स्टेट्स पढ़ते आते हैं, वो हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है, जबकि हमारे पास 4थी स्टेट भी एग्जिस्ट करती है जिसको आप प्लाज्मा कहते हैं, और वो इंशाल्लाह आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके बाद आप चंद जो आपके पास फ्यूज सॉलिड्स होते हैं या लिक्विड्स और गैसेस होती हैं, आप उनकी डेंसिटीज़ को कंपेयर करते हैं। आपको पता है, मालूम है कि आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस में एक बिग डिफरेंस होता है कि आपके पास जो लिक्विड है उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती, वो उस कंटेनर की शेप या उस आप कह सकते हैं कि उस चीज़ की शेप को एक्वायर करता है जिस चीज़ के आप उसके अंदर डालते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको बोतल के अंदर डालते हैं तो बोतल की शेप ले लेगा, आप पानी को कप के अंदर डालते हैं तो पानी की शेप ले लेगा। इसके बाद सॉलिड्स हैं आपके पास, सॉलिड्स आपके पास डेफिनेटली एक डेफिनेट शेप में एग्जिस्ट करते हैं, यानी उनकी एक डेफिनेट शेप होती है। गैसेस जो होती हैं उनकी डेफिनेट शेप बिल्कुल होती ही नहीं है, वो आपके पास क्या वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो मॉलिक्यूल यानी वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और वो वेपर्स जो हैं वो आपके पास रेंडमली मूव करते रहते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड इंशाल्लाह वी विल स्टडी दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल इन आवर टुडे लेक्चर। जी, तो जो आपके पास ये पेज नंबर 145 है, अगर आप इसका जो फ्रंट पे पैराग्राफ आपके पास दिया हुआ है आप इसको गौर से पढ़ें तो वो क्या कहता है कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। के मैटर आपके पास 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एक आपके पास सॉलिड होती है, एक आपके पास लिक्विड होती है और एक आपके पास गैस होती है। देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद मैटर, यानी आपके पास जो मैटर है उसके साथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज लिंक करती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज एसोसिएट करती हैं। आपके पास मैटर जो है उसका वेट होता है। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मैटर हैज़ वेट एंड ऑक्युपाइड स्पेस, यानी अगर आप मैटर की डेफिनेशन को अंडरलाइन करें तो वो आपके पास आ जाएगा कि मैटर हैज़ वेट एंड इट ऑक्युपाइड स्पेस, यानी एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्युपाइड स्पेस इज नाउन एज मैटर। आगे मैटर की प्रॉपर्टीज़ की बात अगर की जाए तो नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो हमारे पास होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सबसे पहले हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड जो होता है उसकी आपके पास डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड की आपके पास डेफिनेट शेप नहीं होती, वो जिस कंटेनर के अंदर डाला जाता है आपके पास वो उसी की शेप को एक्वायर कर लेता है। और जहाँ तक बात की जाए गैस की, तो गैस हमारे पास डेफिनेट शेप में एग्जिस्ट नहीं करती, वो आपके पास उसके जो वेपर्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं, तो वो आपके पास उनकी डेफिनेट शेप एग्जिस्ट नहीं करती। तो सबसे पहले आपके पास इस पेज से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखी कि आपके पास मैटर की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद आ जाता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर, जो कि आप केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, यानी मैटर जो होती है, जो धात होती है हमारे पास, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दी मॉलिक्यूल्स रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास वो कंटिन्यूस यानी मुसलसल लगातार हरकत में रहते हैं। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी एनर्जी एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर करते रहते हैं। चाहिए नेक्स्ट इज गैसेस। गैसेस सच एज एयर हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, यानी अगर आप गैसेस की बात करें तो गैस का ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है आपके पास और ना ही कोई आपके पास उसकी फिक्स्ड शेप होती है। दे कैन बी फिल्ड इन एनी कंटेनर
ऑफ एनी शेप, यानी आप इसको किसी भी शेप के किसी भी कंटेनर के अंदर फिल कर सकते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी रैंडम मोशन होती है। यानी आपने सॉलिड और लिक्विड्स के बारे में क्या पढ़ा है कि उनकी जो मोशन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन होती है अबाउट देयर मीन पोजीशन। सॉलिड में आपके पास जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन नहीं छोड़ते। लिक्विड में छोड़ सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे मूव कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है गैस की, तो आप अगर इसकी डायग्राम देखें बुक के ऊपर तो आप देखें कि इनके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो इनकी जो मोशन होगी वो भी आपके पास क्या होगी, रैंडम मोशन होगी। गैसेज आर मच लाइटर देन द लिक्विड्स। आपके पास जो गैसेज होती हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड से बहुत ज़्यादा लाइटर होती हैं, हल्की होती हैं, ठीक है। दे कैन बी स्क्वीज्ड इनटू स्मॉलर वॉल्यूम, यानी आप स्क्वीज्ड का मतलब होता है कि दबा देना, किसी के अंदर प्रेस्ड कर देना, ठीक है, प्रेस कर देना किसी भी चीज़ को। यानी गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। These molecules of gas are constantly striking the walls of the container. Constantly striking of the wall of the container का मतलब है कि आपके पास जो molecules of gases होते हैं वो कंटेनर की वाल से लगातार टकराते रहते हैं, ठीक है, लगातार यानी टकराते रहते हैं। यानी आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं कि ना सिर्फ आपस में टकराते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, बल्कि जिस कंटेनर के अंदर इनको बंद करके रखा जाता है उस कंटेनर की वाल से भी टकराते हैं, ठीक है। Thus a gas exert pressure on the wall of the container. So जिस भी बर्तन के अंदर या जिस भी शेप के अंदर या जिस भी कंटेनर के अंदर आप गैस को रखते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो होते हैं वो उस कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। अंडरस्टैंड? Our next topic is density. डेंसिटी, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी किसी भी बॉडी का मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम बात की जाए तो डेट इज़ नाउन एज डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो आपके सामने इसका फॉर्मूला दिया है जो कि मैंने आपको सर्कल करके दिखाया है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन एंड वुड देन वी कैन इजीली declare that iron is heavier than wood. In other words, we can say that iron is heavier than woods. अभी कहते हैं अगर आप इक्वल क्वांटिटी ले लें आयरन की और आपके पास वुड की, लकड़ी की और लोहे की आप इक्वल क्वांटिटी ले लें तो आप इजीली डिक्लेयर कर सकते हैं, इजीली बता सकते हैं कि आपके पास आयरन ज़्यादा होगा भारी या आपके पास वुड ज़्यादा भारी होगा। तो that is the term that depends upon the density, कि iron has more density as compared to wood. So सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी केजी मीटर पर क्यूब। दिस इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ द डेंसिटी। सो एन एग्जांपल इज आल्सो गिवन हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। यानी फॉर एग्जांपल द मास ऑफ at the atmosphere extend upward about few hundred kilometers with continuously decreasing density. Nearly half of the mass is between sea level and 10 kilometer. अब क्या कह रहे हैं आपके पास कि जो आप सतह ज़मीन से ऊपर जाते जाएं तो आपकी एटमॉस्फेयर जो है वो थोड़ी सी ज़मीन से ऊपर की तरफ फैली हुई है, यानी आपके इर्द गिर्द फैली हुई है, जो उसका आपके पास तकरीबन कितने हाफ जो उसका मैस है, यानी हाफ जो आपकी एटमॉस्फेयर का मैस है वो सी लेवल और उससे 10 किलोमीटर अबव तक फैला हुआ है, जबकि बाकी का जो 30% है ये बाकी से अप टू 30 किलोमीटर फ्रॉम द सी, यानी अगर 30 किलोमीटर जो है वो आप सी लेवल से अबव जाएं तो जो 99% आपकी एटमॉस्फेयर का मैस है वो वहाँ मौजूद है। यानी 10 किलोमीटर से सी लेवल तक के दरमियान में जो आपके पास मौजूद है वो हाफ मैस है, और जो मज़ीद उसका जो मैस है वो आपके पास 30 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल अबव मौजूद है। यानी सिंपली आप वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो आप सतह ज़मीन से ऊपर जाते जाते हैं आपके पास हवा कम से कम होती जाती है, यानी हवा की डेंसिटी कम से कम होती जाती है। जब हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो आपके पास हवा भारी होती है। जैसे जैसे आप सतह ज़मीन से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं तो वैसे वैसे आपके पास हवा की डेंसिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है, और हवा की डेंसिटी कम होने से आपके पास जो आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है वो थिनर से थिनर होती जाती है। तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि वाई एयर बिकम्स थिनर एंड थिनर एज वी गो अप। जो हम सतह ज़मीन से ऊपर जाएं तो हमारे पास जो एयर है वो थिनर से थिनर क्यों हो जाती है, ठीक है।
तो ये आपके पास यहाँ से इसका एक क्वेश्चन बन सकता है। स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर टुडे लेक्चर that almost ends at the topic of the pressure, and inshallah we will meet in next lecture and we will start atmospheric pressure. So take care of you and your family. Stay home, stay safe and stay tuned to your books. Allah Hafiz. Next is we have to calculate the density of the water having mass 5 liter and you can say 5 kg. 5 लीटर वॉल्यूम है आपके पास और 5 kg आपके पास मैस दिया हुआ है और आपने इसका फाइंड आउट करना है डेंसिटी। सो 1 लीटर जो होता है वो आपके पास 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। तो 5 लीटर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। As you know that the formula is density is equal to mass of a substance divided by volume of that substance. So after putting the values 5 kg, that is the mass of the water, and 5 × 10⁻³ meter cube, that is the volume of the water, we got 1000 kg per meter cube kg per meter cube is again the unit of density. So density of the water is 1000 kg per meter cube. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ डेंसिटी या डेंसिटी इक्वेशंस। राइट डाउन डेंसिटी इक्वेशंस या व्हाट आर डेंसिटी इक्वेशंस। दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन इन 3 फॉर्म्स। यू कैन फाइंड आउट डेंसिटी, मैस एंड वॉल्यूम। यानी आप इस फार्मूले से 3 चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी को भी फाइंड कर सकते हैं, मैस को भी फाइंड कर सकते हैं एंड वॉल्यूम को भी फाइंड कर सकते हैं। बस जिस चीज़ को आपने फाइंड करना है उसको आप एक साइड पे रखेंगे और दूसरी चीज़ को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे और इस तरीके से आपने जिस चीज़ को भी फाइंड करना है आपके सामने आ जाएगी। तो आपके पास डेंसिटी फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला फॉर्म होगा वो मैस में वॉल्यूम होगा। मैस फाइंड करने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैस बाय डेंसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन द मैस ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ स्टोन इज़ 500 ग्राम एंड इट्स डेंसिटी। अच्छा, आपके पास जो मैस है वो 500 ग्राम दिया हुआ है और जो आपके पास वॉल्यूम है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। अभी आपके पास दोनों जो है वो ग्राम यूनिट्स में दिए हुए हैं, यानी आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं दिए हुए। स्टैंडर्ड यूनिट तब होता है जब आपके पास मैस होता है वो केजी में दिया होता और वॉल्यूम जो आपके पास है वो आपके पास मीटर क्यूब में दिया होता। लेकिन आपके पास दोनों ही दूसरे फॉर्म में मौजूद हैं, इसलिए हम इनको इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कन्वर्ट कर भी देते हैं मैस ग्राम को केजी में या फिर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। वो उस तरीके से आपके पास केजी में आंसर आ जाएगा और इस तरीके से आपके पास ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो सिंपल बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ मैस एंड वॉल्यूम वी गॉट 2.5 ग्राम per centimeter per cube. So density of the stone will be 2.5 gram centimeter per cube या per centimeter cube. So our next topic is, so now first of all we will discuss about solids. Solids such as stone, metal, spoon, pencil, यानी कोई भी चीज़ जो आपके पास ठोस फॉर्म में मौजूद है, सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। जैसे कि आप मेरे हाथ में पेंसिल देख रहे हैं, ये बुक मेरे सामने मौजूद है, या एनीथिंग जिसकी आपके पास डेफिनेट शेप होती है यानी फिक्स शेप होती है और उसका फिक्स वॉल्यूम होता है, वो आपके पास सॉलिड कहलाता है। जैसे कि आपके पास स्टोन है, मेटल है, स्पून है, पेंसिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके डेली रूटीन में आपके सामने आती है। आप टॉयज़ यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, डिफरेंट चीज़ें आप यूज़ करते हैं। देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड क्लोज टुगेदर। आप इसकी फिगर में देख सकते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हेल्ड टुगेदर, हेल्ड क्लोज टुगेदर, यानी वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सो जब इनको मूव करवाया जाए या इनको वाइब्रेट करवाया जाए या इसको किसी चीज़ के ऊपर मारा जाए तो इसके वाइब्रेट करने से आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, बल्कि वो वाइब्रेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी आपके पास सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोजली हेल्ड टुगेदर होते हैं और जब इनको हरकत दी जाए तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, बल्कि वहीं अपनी मीन पोजीशन पे, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रह के ये वाइब्रेट करते हैं या फिर टू एंड फ्रो मूव करते हैं। उसके बाद हम आती है हमारे पास लिक्विड्स की।
लिक्विड का थोड़ा सा इससे टोटली डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि आपके पास है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स आर स्लाइटली मोर देन सॉलिड्स, यानी आपके पास जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस होता है वो ज़रा सा सॉलिड से ज़्यादा होता है। जैसे आपके पास कह रहे हैं कि उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है कि अट्रैक्शन बिटवीन देम आर वीकर एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, वो आपके पास किसके होते हैं? सॉलिड्स के होते हैं। वो उसके बाद आपके पास लिक्विड आ जाता है। फिर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि अगर आप सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के कंपैरिजन में इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है। ऐसा ही है। तो लाइक सॉलिड्स molecules of a liquid also vibrate about their mean positions but are not rigidly held together। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि आपके पास सॉलिड्स की तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये रिजिडली यानी मजबूती के साथ, रिजिडली का मतलब होता है मजबूती के साथ, ये आपस में हेल्ड टुगेदर नहीं होते, यानी इनको आपस में जोड़ के नहीं रखा जाता। ये मूव अवे, ये आपके पास यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से आगे पीछे मूव करके जा सकते हैं। आपके पास जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। आप जिस भी बर्तन के अंदर इसको डालते हैं ये उसी की शेप को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। ये उसी कंटेनर की शेप को अटेन कर लेता है जिस कंटेनर के अंदर आप लिक्विड को पुट करते हैं, लिक्विड को डालते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज ऑफ द मैटर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज प्लाज्मा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्लाज्मा? ये प्लाज्मा आपके पास होता क्या है? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। जब भी आप किसी गैस को हीट करते हैं, तो उसको हीट करने से आपके पास जो गैस की एनर्जी है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है, वो कंटिन्यूसली लगातार बढ़ती जाती है। और आपके पास क्या होता है? दिस काजेज द गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फास्टर एंड फास्टर। और जैसे जैसे उनकी हीट एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करेंगे। तो जब वो तेज़ी से मूव करेंगे तो उनके दरमियान टकराव होगा, यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और उनके टकराने से आपके पास टीयर ऑफ, आप आम रूटीन में चीर फाड़ का वर्ड यूज़ करते हैं कि वो एक दूसरे को चीर देंगे। या जो गैस है, यानी जब एटम आपके पास तेज़ी से जो गुजर के जाएगा गैस के अंदर से, तो वो गैस के अंदर टीयर जो काज करेगा, इन गैस के अंदर चीर फाड़ काज करेगा, अपना रास्ता काटता हुआ गुजर के जाएगा। तो जैसे ही वो अपना रास्ता काटता हुआ गुजरेगा तो उसके अंदर जो एटम होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देंगे एंड बिकम पॉजिटिव आइन। आप जानते हैं कि आपके पास जब भी एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो पॉजिटिव आइन फॉर्म करता है, और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आपके पास नेगेटिव आइन फॉर्म करता है। तो इसमें क्या होगा आपके पास कि ये जब तेज़ी से मूव करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे और पॉजिटिव आइंस फॉर्म करेंगे। दिस स्टेट वुड बी नाउन एज प्लाज्मा। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। फ्लेम इज़ अ फॉर्म ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ अ फ्लेम, आप कह सकते हैं जैसे चूल्हे का आपके पास जो आप हीट देखते हैं या चूल्हे की जो आप आग देखते हैं उसको भी आप फ्लेम कह सकते हैं। यानी फ्लेम शोला जो आपकी ज़बान में कहते हैं, जिसको आप शोला कहते हैं, वो आपके पास प्लाज्मा की स्टेट है। प्लाज्मा इज आल्सो फॉर्म्ड इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दीज ट्यूब्स दे ग्लो। आप घरों में ट्यूब लाइट्स देखते हैं कि जिनके अंदर से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, गैस मौजूद होती है। जैसे ही आप बल्ब ऑन करते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से गुजरते हैं और इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी से गुजरते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो कि एटम ने लूज़ किए हुए होते हैं, जब तेज़ी से गुजरते हैं तो उनके तेज़ी से गुजरने से आपके पास जो लाइट है वो आपके पास लाइट की फॉर्म में ट्यूबलाइट जब ग्लो करती है, यानी आपके पास उस ट्यूबलाइट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कि वाई प्लाज्मा इज कॉल्ड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यानी इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ही क्यों कहा है? प्लाज्मा इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज़ गैस अकर इन इट्स आयनिंग स्टेट। यानी ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें आपके पास गैस जो है वो आयनिंग स्टेट में अगर करती है। यानी आपके पास जो जितनी भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज इन प्लाज्मा स्टेट, इन स्टेट और सन गैसेज एग्जिस्ट इन द आयनिंग स्टेट। यानी जितनी भी चीज़ें आपके पास आयनिंग स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे आप अपनी सन की बात करते हैं, स्टार्स की बात करते हैं, गैलेक्सीज की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे आपके पास इनके अंदर पॉजिटिव आइंस पाए जाते हैं और ये आपके पास यू कैन से कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाते हैं, यानी प्लाज्मा कहलाते हैं।